गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में बच्चों हम बात कर रहे थे विमाओं के अनुप्रयोग की। किसकी बात कर रहे थे? विमाओं के अनुप्रयोग की बात चल रही थी, जिसमें से हमने दो अनुप्रयोग देख लिए थे। पहला अनुप्रयोग क्या था? पहला अनुप्रयोग था समीकरण की सत्यता की जांच करना, और दूसरा अनुप्रयोग था किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। आज हम बात करेंगे तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग क्या है? किसी भी भौतिक राशि की यदि अन्य राशियों पर निर्भरता दे रखी है, यानी कि कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है, तो उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। मान लेते हैं जैसे F बराबर, आपने M में पढ़ा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो बल किस किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर और त्वरण पर। तो यदि कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य में संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है ना? तो तीसरा अनुप्रयोग है, ये आपको यहीं से नोट करना है, इसकी PDF आपको नहीं मिलेगी। तो तीसरा अनुप्रयोग है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, मैंने कहा यदि कोई भौतिक राशि किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। कैसे करते हैं वो सवाल करेंगे, जब बताएंगे। यदि कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है, तो उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। उनके मध्य क्या कर सकते हैं? हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब मैं एक सवाल ले रहा हूं, उससे आपको समझना है, क्योंकि इस पर सवाल ही आते हैं हमेशा। सवाल ये है कि सरल लोलक का, मैं लिख रहा हूं सवाल, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक सरल लोलक भी हमारे सिलेबस में आगे आएगा। एक सरल लोलक का आवर्तकाल, एक सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक के द्रव्यमान M, धागे की लंबाई L, तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो इनके मध्य संबंध स्थापित करो। इनके मध्य संबंध स्थापित करो। ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, यानी कि उसके घूमने, सरल लोलक क्या होता है वो नेक्स्ट 11वें 12वें चैप्टर में आएगा, तब पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, यानी कि उसके घूमने का जो समय है, आवर्तकाल किस किस पर निर्भर कर रहा है?
लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, धागे की लंबाई L पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर कर रहा है। तो आवर्तकाल T द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण तीन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो इनके मध्य क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है। और इनके मध्य संबंध स्थापित कैसे होगा, इधर देखिए। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, कैसे करते हैं क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन है, आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। तो आवर्तकाल T, आवर्तकाल T समानुपाती किसके है, द्रव्यमान के। जिस पर निर्भर करे उसको समानुपाती मान लेते हैं। आवर्तकाल T द्रव्यमान की घात A पर निर्भर कर रहा है, मान लेते हैं। द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, कितनी घात पर निर्भर कर रहा है वो मुझे पता नहीं है। तो आवर्तकाल द्रव्यमान की घात A पर निर्भर कर रहा है, मान लिया, उसके समानुपाती है। आवर्तकाल किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर, तो लंबाई की घात B के समानुपाती मान लिया। आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण G की घात C पर निर्भर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी राशि जिन जिन पर भी निर्भर करे, द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है तो उसकी A घात के समानुपाती मान लिया, लंबाई पर निर्भर कर रहा है तो उसकी घात B के समानुपाती मान लिया, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर कर रहा है तो उसकी घात C के समानुपाती मान लिया। आवर्तकाल निर्भर कर रहा है ना इन तीनों पर, इसकी घात A पर मान लेते हैं, इसकी घात B पर और इसकी घात C के समानुपाती है। अब मैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से, इन तीनों समीकरणों से ये लिख सकता हूं T समानुपाती हो गया M की घात A, L की घात B और G की घात C। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को एक साथ लिख दिया, M की घात A, L की घात B और G की घात C लिख दिया, ठीक है। आवर्तकाल इनके समानुपाती हो गया। अब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा और वो नियतांक आ गया K। तो यहां से T बराबर हो जाएगा K, M की घात A, L की घात B, G की घात C। K क्या है, स्थिरांक, यहां लिख दिया। यहां K एक समानुपाती स्थिरांक है, K एक समानुपाती स्थिरांक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। K आ गया है। अब क्या करेंगे, अब दोनों और विमीय सूत्र लिखेंगे। जितनी भी राशियां हैं उन सभी का विमीय सूत्र लिखा जाएगा। यहां पर विमीय सूत्र, यहां पर विमीय सूत्र, सभी का विमीय सूत्र लिखा जाएगा। तो दोनों और विमीय सूत्र लिखने पर, और विमा कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, काफी एग्जाम्पल भी कराए थे। दोनों और विमीय सूत्र लिखने पर, अब दोनों करने का तरीका यही है, चाहे कोई सा भी सवाल हो, दोनों और विमीय सूत्र लिखने पर लिखेंगे। ये क्या है, समय, आवर्तकाल मतलब समय, और समय का विमीय सूत्र हो जाएगा M0 L0 T1। ये समय है और समय, आवर्तकाल मतलब समय होता है, तो इसका विमीय सूत्र तो हो जाएगा M0 L0 T1। K तो नियतांक है, नियतांक का कोई विमीय सूत्र होता ही नहीं है, तो K तो K रहेगा, K का कोई विमीय सूत्र ही नहीं। इधर देखना, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र M1, लंबाई है क्या, नहीं है, समय है क्या, नहीं है, और उसकी घात कितनी है, ये, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमीय सूत्र M1 आएगा, लंबाई 0 T0 घात 1, ये है लंबाई। लंबाई का विमीय सूत्र M0, लंबाई कितनी बार है, एक बार, T0, और इसकी घात कितनी है भी, इसकी घात हो गई भी G, गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण बच्चों किसमें होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में। मैं पहले ही बता चुका हूं त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में होता है। तो इसका विमीय सूत्र कितना आएगा, M0, द्रव्यमान तो नहीं, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए L1 और सेकंड स्क्वायर नीचे है तो T-2, और उसकी घात कितनी है, C। दोनों और विमीय सूत्र मैंने लिख लिया, और जैसे ही मैंने दोनों और विमीय सूत्र लिखा, यहाँ पर समय का लिख दिया, द्रव्यमान का लिख दिया, लंबाई का लिख दिया, और यहाँ त्वरण का लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं,
द्रव्यमान वाले पदों को एक साथ लिखूंगा, लंबाई वाले पदों को एक साथ लिखूंगा, समय वाले पदों को एक साथ लिखूंगा। तो ये आ गया m0 l0 t1। यहां तो चलेगा कि इधर देखना, यहां पर m की घात कितनी है 1, अरे m की घात 1 तो है, यहां पर m की घात 0 है और यहां पर m की घात 0 है, गुणा करेंगे c से तो 0 ही आएगी। यहां m की घात a है तो ये आ गया m की घात a, तीनों को एक साथ लिख रहा हूं। यहां m की घात a हो गया, यहां m की घात 0 को b से गुणा करेंगे 0, m की घात 0 को c से गुणा करेंगे 0 ही आएगी, m की घात टोटल आ गई a, l की घात यहाँ 0, यहां पर l की घात हो गई b, तो l की घात b और यहां पर हो गई l की घात c, तो l की घात हो गई b प्लस c। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है। यहां पर l की घात है b, यहां पर l की घात है c, तो l की घात b और l की घात c कितनी हो जाएगी, l की घात b प्लस c। t की घात यहाँ 0 है, यहाँ t की घात 0 है और यहाँ t की घात कितनी है -2c, कितनी है -2c, तो t की घात आ गई -2c। मैंने सभी को एक साथ लिख लिया, m की घात वालों को एक साथ लिख लिया, ये m की घात वाले, l की घात वालों को एक साथ लिख लिया, t की घात वालों को एक साथ लिख लिया और जहां पे घातें जुड़ रही है वहां जोड़ दी। अब इधर देखिए, इस समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे, मैं लिख देता हूं, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करने पर उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करूंगा तो यहां पर m की घात कितनी है 1, यहां पर m की घात कितनी है 0, तो दोनों पक्षों की तुलना करूंगा तो a का मान कितना आ गया 0, और m की घात यहाँ 0 है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं तो घातें भी तो बराबर होनी चाहिए। m की घात यहाँ 0 है, m की घात यहाँ a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ l की घात 0 है, यहाँ l की घात b प्लस c है, तो b प्लस c की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, यहाँ b प्लस c है, यहाँ 0 है घात। यहाँ t की घात है -2c, यहाँ t की घात है 1, तो -2c की वैल्यू कितनी हो गई 1, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब इन तीनों समीकरणों से तीन वैल्यू निकालनी है, तो -2c बराबर 1 है, तो यहाँ से c की वैल्यू इसके नीचे लिखना है आपको, c की वैल्यू आ गई -1/2, c की वैल्यू 1/2 आ गई माइनस के, यहाँ से आ जाएगी c की वैल्यू -1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1/2, क्योंकि b प्लस c बराबर क्या है 0, तो b और ये -1/2 बराबर 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, b की वैल्यू 1/2 आ गई, तीनों वैल्यू, a की वैल्यू तो 0 है, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2, तो बच्चों देखो इस समीकरण को मैंने 4 नंबर डाल दिया, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, तो a, b और c की वैल्यू में समीकरण 4 में रख दूं तो इनमें संबंध आ जाएगा, तो a, b, c तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं लिख रहा हूं a, b, c के मान समीकरण 4 में रखने पर और जैसे ही समीकरण 4 में रखूंगा तो t बराबर आ जाएगा, k तो नियतांक है, m की घात 0, m की घात 0, l की घात 1/2, b का मान 1/2 है और g का घात -1/2, और किसी की भी घात 0 कितनी होती है 1, तो m की घात 0 को 1 हो गया, तो t बराबर आ गया k, l की घात 1/2 और ये g की घात 1/2 माइनस के, तो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, g की घात 1/2, t बराबर k, और 1/2 घात क्या होती है अंडर रूट, तो t बराबर k √l/g, ये सूत्र आता है। k क्या है नियतांक, और जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो यहाँ पर k का मान 2 पाई होता है, कितना होता है 2 पाई, अलग अलग होता है सभी के लिए, अभी यहाँ k का मान रखने की जरूरत नहीं है, वो हमको पता है k का मान 2 पाई आएगा, जब हम डेरिवेशन करेंगे इसका तो k का मान यहाँ पर 2 पाई आता है, तो सूत्र होता है t बराबर 2 पाई √l/g, ये सूत्र होता है, तो ये सूत्र आ चुका है, k नियतांक चल रहा है,
तो यानी कि जो सरल दोलक का आवर्तकाल का सूत्र आता है वो ये सूत्र आता है। कैसे आया? निर्भरता दे रखी है, आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, इसकी घात a मान ली, इसकी घात b और इसकी घात g की घात c पर निर्भर कर रहा है। तीनों को एक साथ लिख लिया, फिर k लगा दिया। फिर हमने क्या करा है, दोनों और विमीय सूत्र लिखा सभी राशियों का। विमीय सूत्र लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखने के बाद m वाले पदों को एक साथ, l वाले पदों को एक साथ, t वाले पदों को एक साथ लिख लेंगे और दोनों पक्षों की क्या करेंगे, तुलना। और दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे a का मान कितना आ जाएगा, तुलना करने पर आ गया अपने आप ही। a का मान ये आ गया, b प्लस c का मान ये आ गया और ये 2c का मान ये था, यहाँ आ गया। फिर अपन ने a और b और c का मान निकाल दिया। जैसे ही a, b और c का मान निकल गया तो अपन ने यहाँ रख दिया समीकरण 4 में। समीकरण 4 में अपन ने जैसे रख दिया तो अपने पास ये सूत्र आ गया। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन है वो आपको घर के लिए करना है। क्वेश्चन ये है कि वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग v, दाब p व माध्यम के घनत्व, माध्यम के घनत्व d पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो इनके मध्य संबंध स्थापित करो, इनके मध्य संबंध स्थापित करो। ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे। वायु में ध्वनि का वेग दे रखा है, वो दाब p और माध्यम के घनत्व d पर निर्भर करता है, तो इनके मध्य संबंध स्थापित करना है। ये अपने पास क्या है, सवाल है। इसको आप कल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको घर से करना है, इसको देखना है, किसी प्रकार से ये होगा। ये तीनों अनुप्रयोग हो गए, समीकरण की सत्यता की जांच हो गई है, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में राशियों को बदलना हो गया है। तीसरा हो गया है ये कि कोई भी भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है, ये आपने बता दी है। आगे वाले क्लास में हम इसको करने के बाद त्रुटि के बारे में बात करेंगे। त्रुटि क्या होती है, त्रुटियों का संयोजन कैसे होता है, त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।